सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? तो हम सबसे पहले आए थे हाउस प्रॉपर्टी के चार्जिंग सेक्शन पर। तो सेक्शन नंबर 22 हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन। तो इसमें क्या बोलता है? द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजेस अ बिल्डिंग और लैंड अपार्टेनेंट देयर टू। तो इसके ऊपर एचपी में टैक्स लगाया जाता है। एचपी में टैक्स लगाया जाता है। अब प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय असेसी और वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करता है, तो हम उसको पीजीबीपी मानेंगे। या फिर प्रॉपर्टी असेसी ने एंगेज की, ये प्रॉपर्टी लेट आउट करना असेसी का बिजनेस है, तो उसको हम मानेंगे पीजीबीपी। उसके बाद में बिल्डिंग में कोई भी प्रकार की बिल्डिंग आ सकती है, रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, फैक्ट्री, ऑफिस, शॉप, जो भी बिल्डिंग हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन वो बिल्डिंग में अपन कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में लैंड अपार्टेनेंट देयर टू, मतलब क्या पढ़ा था हमने? लैंड कनेक्टेड टू बिल्डिंग, जिसमें आता है गार्डन, गैरेज, जो भी आसपास की चीजें बिल्डिंग के अटैच, तो वो आ जाती है लैंड अपार्टेनेंट देयर टू। उसके बाद में अगर वैकेंट लैंड रही, मतलब खाली जमीन रही और हमने उसको लेट आउट कर दिया, तो हम उसको पीजीबीपी मानेंगे या फिर आईएफओएस मानेंगे, अदर सोर्सेस मानेंगे। पीजीबीपी, अगर वैकेंट लैंड लेट आउट करना अपना बिजनेस है तो पीजीबीपी मान लेंगे, या फिर अपन अगर रेगुलर एक्टिविटी नहीं, अपनी बिजनेस नहीं, तो हम उसको आईएफओएस मान लेंगे। उसके बाद में यूज ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी टेनेंट उसके हिसाब से कैसे भी यूज कर सकता है, पर जो रेंट पे दे रहा है तो उसका पर्पस खाली एचपी या पीजीपी के लिए हो सकता है। पीजीपी में मतलब बिजनेस के लिए और एचपी मतलब अदर देन बिजनेस के लिए। उसके बाद में ओनर में हमने पढ़ा था कौन कौन आ सकता है। तो ओनर में जो इनकम रिसीव कर रहा है वो प्रॉपर्टी का, तो वो ओनर में आ सकता है। पर्सन, वो ओन द बिल्डिंग, मतलब जो जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी वो ओनर में आ सकता है। उसके बाद में ओनर अपने को प्रीवियस ईयर का देखना है, नॉट इन असेसमेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का अपन टैक्स निकालने, तो प्रीवियस ईयर में वो ओनर होना चाहिए। असेसमेंट ईयर में उसने अगर वो बेच भी दी बिल्डिंग, तो अपने कुछ हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के लिए अपने कुछ काम की नहीं है। उसके बाद में अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में रही, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिक्स करेगा कि इसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल करना है। उसके बाद में ओनर इंक्लूड डीम ओनर देखा था हमने। डीम ओनर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सेक्शन नंबर 27 में। तो सेक्शन नंबर 27 में सबसे पहला बोला था सबसे पहला पॉइंट बोला था मैंने कि अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर की जाती है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में, स्पाउस को ट्रांसफर की जाती है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो उसका डीम ओनर और ट्रांसफरर को माना जाएगा। तो हमने एमएस धोनी का एग्जांपल देखा था यहाँ पे कि उन्होंने साक्षी धोनी को अगर कोई भी प्रॉपर्टी दी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो अपने माही भाई यहाँ पे डीम ओनर माने जाएंगे। या फिर उन्होंने उनके लड़की को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो ट्रांसफरर फिर से इसका डीम ओनर बन जाएगा, मतलब एमएसडी फिर से इसका डीम ओनर बन जाएंगे। उसके बाद में एक्सेप्शन देखे थे हमने कि माइनर मैरिड डॉटर को अगर ट्रांसफर की प्रॉपर्टी, तो डीम ओनर नहीं रहेगा, जो ट्रांसफरर है वो डीम ओनर नहीं रहेगा। उसके बाद में इंडिविजुअल ने अगर कैश दिया स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन को, स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन को अगर कैश दिया, तो और कैश से वो स्पाउस ने या माइनर चिल्ड्रन ने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर ली, तो क्या उसका इंडिविजुअल वो डीम ओनर रहेगा? तो डीम ओनर नहीं रहेगा यहाँ पे, जो जिसके नाम पे हाउस प्रॉपर्टी परचेस की गई है वही उसका ओनर बन जाएगा। उसके बाद में जो इम्पार्टिबल इस्टेट होती है, जो डिवाइड नहीं हो सकती लीगली, तो उसका ओनर जो मैनेज करता है जनरली, उसको हम उसका ओनर मान लेते हैं, डीम ओनर लेते हैं। उसके बाद में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, कंपनी होती है, एओपी होती है, तो वो लीगली ओनर हो जाती है। पर जो मेंबर रहते वहां पे, जो रहते, कोई भी सोसाइटी अगर रहती, तो सोसाइटी में जो लोग रहते, तो वो सोसाइटी के मेंबर होते हैं और मेंबर को हम डीम ओनर माना जाता है हाउस प्रॉपर्टी की पर्पज से। उसके बाद में जो अपन ये सेल डीड पेंडिंग, किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू, और उसकी सेल कंसिडरेशन में मिल गया, उसका ओनरशिप भी ट्रांसफर कर, पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, पर सेल डीड पेंडिंग है, सेल डीड पेंडिंग है, तो जिसको ट्रांसफर की गई है प्रॉपर्टी वो उसका डीम ओनर माना जाएगा। हालांकि सेल डीड अभी भी पेंडिंग है, पर जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है उसको हम डीम ओनर मान लेंगे। उसके बाद में पर्सन हु इज मतलब 12 ईयर से ज्यादा, अगर 12 ईयर्स और उससे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी किसी ने लीज पे ले ली, तो वो उसका डीम ओनर माना जाएगा। उससे कम ली तो वो डीम ओनर नहीं माना जाएगा। उसके बाद में मंथली अगर कोई भी रिन्यू कर रहा है, मंथली या ईयरली बेसिस पे कोई रिन्यू कर रहा है, तो वो उसका डीम ओनर नहीं माना जाएगा। जो रेंट पे दे रहा है उसको ही हम ओनर मान लेंगे। उसके बाद में सबलेटिंग का आपने कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें
सल्लू भाई ने बच्चन फैमिली को कुछ असेट लीज पे दी थे और बच्चन फैमिली ने फिर अभिषेक को कुछ सब लीज कर दिया था, तो सल्लू भाई को तो इनकम टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड ऑफ एचपी, और बच्चन फैमिली को तो रेंट इनकम आ सकता है जो अभिषेक को उन्होंने सब लीज पे दिया, तो रेंट इनकम कमाना अगर उनका बिजनेस है तो पीजीबीपी मान लेंगे, अदर या फिर अदरवाइज ट्रांसफर किया, सब लीज किया, सब लेट किया, तो उसको हम IFOS मान लेंगे। उसके आने प्रॉपर्टी, अगर कोई भी बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर प्रॉपर्टी एचपी जिनका अब स्टॉक इन ट्रेड है, पर अगर ये स्टॉक इन ट्रेड उन्होंने सेल कर दिया तो इनका बिजनेस है, तो ये स्टॉक इन ट्रेड जो प्रॉपर्टी उन्होंने बेची उनका पीजीबीपी बन जाएगा। अगर उन्होंने ये प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी तो ये इनका एचपी बन जाएगा। अगर रेंटिंग ऑफ लीजिंग इनका बिजनेस है, मतलब प्रॉपर्टी रेंट पे देना इनका बिजनेस है, तो पीजीबीपी बन जाएगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ये ले नहीं रहा, इनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया और ये इन्होंने लेट आउट भी नहीं की प्रॉपर्टी, ना कि बेची, मतलब बेची भी नहीं, अब तक कंप्लीशन हो गया, प्रॉपर्टी बेची नहीं या फिर प्रॉपर्टी लेट आउट भी नहीं की अब तक, तो 2 साल के लिए हम इसका एनुअल वैल्यू नील मान लेंगे। और 2 साल बाद अगर उन्होंने वैसे भी रखी प्रॉपर्टी, उसका रेंटल इनकम भी नहीं आ रहा है, तो हम उस प्रॉपर्टी को डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। उसके बाद में कंपोजिट रेंट का कंसेप्ट पढ़ा था हम अपने, तो उसमें बिल्डिंग के साथ कोई सर्विस या कोई असेट, अदर असेट अगर रेंट पे दिए जा रहे हैं, बिल्डिंग के साथ कोई सर्विस या कोई अदर असेट रेंट पे दिए जा रहे हैं, तो उसका ऊपर का रेंट जो आता है उसको अपन कंपोजिट रेंट बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है और कोई अदर असेट है, अगर ये सेपरेट अपन कर सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, तो अपन सेपरेट कर लेंगे, और अगर सेपरेट नहीं हो रहे होंगे तो हम जो ये सेपरेट नहीं हो रहे होंगे और ये अपना बिजनेस है रेंट पे देना, तो हम पीजीबी मान लेंगे, अदरवाइज अपन IFOS मान लेंगे। और उसके बाद में अगर ये सेपरेट किए जा रहे होंगे तो जो बिल्डिंग से रेंट आ रहा है अपना, तो हम उसको एचपी मान लेंगे, और जो अदर असेट्स है उसको हम पीजीबीपी या IFOS मान लेंगे एज पर द केस में भी। उसके बाद में इफ इनकम ऑफ एचपी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो कोई भी एचपी की इनकम आ रही है जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, तो उसके ऊपर कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो वो रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल बन जाएंगी, पर नॉन रेसिडेंट और RNOR के लिए टैक्सेबल तभी होंगी जब वो रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएंगी। तो ये हमने रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा होगा, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप पढ़ के आ सकते हो। उसके बाद में इनकम फ्रॉम एचपी सिचुएटेड इन इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे एज पर सेक्शन 9 की प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड। उसके बाद में हमने कैलकुलेशन पढ़ा था कि कैलकुलेशन कैसे होता है, तो पहले हम GAV निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर लेस कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे अपना नेट एनुअल वैल्यू में से हम डिडक्शन मिल जाएंगे सेक्शन नंबर 24 के, जिसमें आ जाएंगे अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा जो हम आज पढ़ने वाले हैं, और आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हो गया अपना आज तक, मतलब जब लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था तो हमने इधर तक पढ़ लिए थे हमने पूरे। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट चालू कर देते, चलो अब चालू कर देता हूं। तो देखो अब अपने को एक कंसेप्ट तोड़ना है, यहाँ पे एक कंसेप्ट तोड़ना है, तो अपन अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम ये फॉर्मेट में वैल्यू डालेंगे और अपने को इनकम फ्रॉम एचपी आएगा, तो अपने को ये वैल्यू कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, ये पता होना। तो हम अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलो ग्रॉस एनुअल वैल्यू पढ़ने से पहले अपने को कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, उसके सिवा हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं समझ सकते। तो लिख लो एक बार, चलो सबसे पहले कंसेप्ट लिख लो, टर्म्स लिख लो, यहाँ पे हेडिंग दो, जो टर्म्स अपन पढ़ने वाले उसमें सबसे पहले हेडिंग दो म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू मतलब क्या होता है, तो देखो यार, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब जो प्रॉपर्टी बनी, तो म्युनिसिपल जो लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपालिटी हो सकती, कोई भी अथॉरिटी हो सकती, ग्राम पंचायत हो सकती है, कोई भी लोकल अथॉरिटी, उसका एक टैक्स, उसका एक रेंट फिक्स कर देती है कि ये प्रॉपर्टी से इतना रेंट सालाना आ सकता है आराम से, उनका कैलकुलेशन अलग हो सकता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू मतलब क्या होता है, जो लोकल अथॉरिटी
जो लोकल अथॉरिटी है उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स आ सकता है, वो प्रॉपर्टी पे साल में कितना टैक्स रिकवर हो सकता है वो प्रॉपर्टी से, तो उसको बोलते हैं हम म्युनिसिपल वैल्यू, उसको बोलते हैं हम म्युनिसिपल वैल्यू। तो लिखो इट मीन्स वैल्यू डिटरमाइन बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज। तो वैल्यू जो डिटरमाइन करती है वो उसको बोलते हैं हम म्युनिसिपल वैल्यू, उसको बोलते हैं हम म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद अब फेयर रेंट, देखो फेयर रेंट, तो फेयर रेंट मतलब क्या होता है, समझो ये एरिया है अपना, इधर 5-6 घर है अपने, एक घर है, तो अगर ये रेंट, ये घर जो है इसको 10,000 पर मंथ से अगर जा रहा है, ये जो घर है ये 10,000 पर मंथ से इसको रेंट पे जा सकता है, तो इसका भी फेयर वैल्यू क्या होगा, फेयर रेंट क्या होगा कि ये भी जो सेम एरिया में घर है तो 10,000 पर मंथ में जाना ही चाहिए, 10,000 रुपए पर मंथ इसका रेंट आना ही चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम फेयर रेंट, कि वो एरिया में, वो लोकल एरिया में सिमिलर प्रॉपर्टी रही तो उसके ऊपर कितना रेंट आ सकता है, उसके ऊपर कितना रेंट आ सकता है, इसको बोलते हैं हम फेयर रेंट। चलो लिख लो, फेयर रेंट मतलब means rent which similar property in same location। property in same locality would fetch। तो फेयर रेंट मतलब लोकल जो एरिया में जिसके ऊपर कितना रेंट आ सकता है वो हम इसमें कंसिडर कर लेंगे, फेयर रेंट हो गया। उसके बाद हम स्टैंडर्ड रेंट मतलब क्या आता है, बहुत सारे सिटीज में या बहुत सारे स्टेट में है ना एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया जाता है, उसके लिए एक एक्ट पास हो जाता है, रेंट कंट्रोल एक्ट बोलते हैं उसे, रेंट कंट्रोल एक्ट। तो उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी के ऊपर कितना मैक्सिमम रेंट कोई भी ओनर कलेक्ट कर सकता है, कितना मैक्सिमम रेंट ओनर कलेक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट that can be legally recovered by owner। रिकवर्ड बाय द ओनर। तो म्युनिसिपल वैल्यू मतलब क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब म्युनिसिपल अथॉरिटी ने जितना भी रेंट कवर कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी से, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट मतलब क्या होता है, वो सिमिलर एरिया में जितनी भी प्रॉपर्टी वो कितना रेंट कमा के दे सकती है उसको बोलते हैं हम फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब क्या होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के कोई भी स्टैंडर्ड रेंट कलेक्ट हो सकता है, मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट वो स्टेट में वो प्रॉपर्टी के ऊपर कितना मैक्सिमम रेंट कलेक्ट हो सकता है। अब ये स्टैंडर्ड रेंट क्यों होता है, अगर ये एरिया है और इधर एक प्रॉपर्टी, तो फेयर रेंट 2 प्रॉपर्टी, तो ये अगर 10,000 से जा रही, 10,000 पर मंथ से जा रही,
तो फेयर रेंट हो गया 10,000 रुपए पर मंथ, ये भी प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी का फेयर रेंट भी हो गया 10,000 रुपए पर मंथ। पर कुछ कुछ ओनर क्या करते थे, अगर ये प्रॉपर्टी मेन एरिया में सिटी में एकदम, तो ये इसका रेंट है ना बढ़ा के देते थे 40,000 पर मंथ। तो ये फेयर रेंट तो इसका 10,000 ही है, पर इसका आ गया 40,000 रुपए पर मंथ। फेयर रेंट इसका सेम एरिया में अगर कोई भी प्रॉपर्टी ली रेंट पे, तो इसका 10,000 रुपए ही जा रहा है अगर फेयर रेंट सिमिलर लोकेलिटी में ले रहे हैं अपन। पर ओनर क्या कर देते, कुछ प्राइम एरिया में अगर प्रॉपर्टी रही और वो रेंट पे दे रहे, तो उसका रेंट बढ़ा देते थे। तो इसकी वजह से स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट आया कि समझो ये 10,000 पे दे रहा है ना, तो तुमको समझो 15,000 पर मंथ के ऊपर आप मैक्सिमम रेंट नहीं ले सकते। जितना भी रेंट लेना है आपको 15,000 पर मंथ के हिसाब से आप रेंट लो, पर 15,000 के ऊपर आप रेंट नहीं ले सकते। ये प्रॉपर्टी के ऊपर 15,000 पर मंथ के ऊपर रेंट नहीं ले सकते। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर जो भी स्टैंडर्ड रेंट, मैक्सिमम रेंट कवर कर सकते हैं हम, रिकवर कर सकता है ओनर, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। चलो ये 3 हो गए। उसके बाद में एक लास्ट कंसेप्ट लिखो, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल मतलब रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। अब अनरियलाइज रेंट इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ही अनरियलाइज रेंट में से माइनस करना है जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है। तो रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। ये अनरियलाइज रेंट माइनस तभी होगा जब कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, अब ये कौन सी कंडीशन बताऊंगा ना भाई, तो रुक तो जाओ, अभी तो लेक्चर चालू है, रुक तो जाओ, सब बोलूंगा। तो अनरियलाइज रेंट तभी माइनस होगा जब कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, तो चलो अब चालू कर देते हैं अपना। ये टर्म हो गए, समझ में आ गए। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब म्युनिसिपल अथॉरिटी ने जो भी अमाउंट, जो रेंट का अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर, वो म्युनिसिपल वैल्यू बोला जाता है उसको। उसके बाद में फेयर रेंट मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टी वो एरिया में, तो उसके ऊपर कितना रेंट कवर हो सकता है उसको बोलते हैं फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर कितना मैक्सिमम रेंट ले सकते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। और एक्चुअल रेंट मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ही अनरियलाइज रेंट माइनस करना। चलो इतना समझ में आया। चलो अब चालू कर देते हैं अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे लिखते, अच्छा हेडिंग देखें, तो ये आ जाएगा सेक्शन नंबर 23 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बोला था आपको कि हाउस प्रॉपर्टी है ना, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। तो ये जो एनुअल वैल्यू है ना, ये नेट एनुअल वैल्यू लेते हैं अपन। नेट एनुअल वैल्यू होना तभी वो नेट एनुअल वैल्यू अपने को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट जो बनाया, उसमें क्या लिखा था हमने कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर। उसके बाद आएगा अपना नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू अपने को टैक्सेबल हो जाएगा एचपी के अंदर। नेट एनुअल वैल्यू अपने लिए हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा, पर उसमें से अपने को डिडक्शंस माइनस करेंगे। अब ये डिडक्शन जो है अपना हाउस प्रॉपर्टी का स्पेशल डिडक्शन है, ये हेड वाइज डिडक्शन है, इसलिए हम बस जो एनईवी आया उसमें से माइनस कर दे रहे। और एनईवी माइनस होने के बाद अपन जो यहाँ पे आया उसको हम टैक्सेबल कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
तो नेट एनुअल वैल्यू अपने को टैक्सेबल करना पड़ता है। नेट एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होने के और उसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। उसके बाद आ जाएगा अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपना टैक्सेबल बन जाएगा। पर देखा जाए तो नेट एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होता है और डिडक्शन अपने को गवर्नमेंट ने दी है, इसलिए अपन डिडक्शन माइनस कर रहे हैं और उसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा अपना। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का है अपने को। सबसे पहले तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब क्या ले सकते हैं अपन। अब देखो एक्सपेक्टेड रेंट, जितना भी रेंट आ सकता है, जितना भी रेंट आ सकता है वो प्रॉपर्टी से, उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे और वो टैक्सेबल कर सकते हैं हम। उसके बाद में जो आ जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेड रेंट भी आ सकता है और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल भी आ सकता है। अब कुछ प्रॉपर्टी का ये देखो नीचे लो। अब एक्सपेक्टेड रेंट मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब क्या होता है, तो देखो एक्सपेक्टेड रेंट मतलब अपन ले सकते हायर ऑफ, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब हायर ऑफ, सबसे पहला आएगा फेयर रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेंट मतलब क्या लिख सकते हैं हम। मैंने लास्ट लेक्चर में शायद बोला था आपको कि जो हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स है, हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स है वो कैपेसिटी के बेस होता है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी कितना इनकम कमा के दे सकती है अपन अपने को, हाउस प्रॉपर्टी कितना इनकम कमा के दे सकती है ओनर को, तो उसके बेसिस पे हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स कलेक्ट हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स कलेक्ट हो सकता है मतलब ये जनरल रूल बताया था आपको कि वो हाउस प्रॉपर्टी की कैपेसिटी कितनी इनकम जनरेट करने की। तो ये देखो हायर ऑफ फेयर वैल्यू, फेयर रेंट, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। तो इसमें से जो हायर है उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे, इसमें से जो हायर है उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। अब फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, तो फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू तो गवर्नमेंट डिसाइड कर देंगे अपने को, म्युनिसिपल अथॉरिटी डिसाइड कर देंगी। फेयर रेंट अपन लोकल एरिया के हिसाब से देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी का कितना अपन रेंट कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें से अपन हायर ले लेंगे। अब म्युनिसिपल वैल्यू के हिसाब से अगर 10,000 रुपए उसका वैल्यू आ गया और अपन फेयर रेंट 15,000 ले रहे, तो अपना इनकम कितना हुआ, अपना इनकम कितना हो सकता है 15,000 हो सकता है, अपना इनकम कितना हो सकता है 15,000 हो सकता है। पर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो स्टैंडर्ड रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट यहां पे लिखो बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। अब यहाँ पे 15,000 अपन रेंट ले रहे हैं, पर स्टैंडर्ड रेंट क्या बोलता है, अपन जो प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट है वो 12,000 है, स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 12,000 है। तो मैक्सिमम अमाउंट अपन प्रॉपर्टी से रेंट कितना ले सकते हैं, 12,000 ले सकते हैं। 12,000 पर मंथ ही अपन स्टैंडर्ड रेंट कलेक्ट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी से। पर हम ले कितना रहे, फेयर वैल्यू कितना है, फेयर रेंट कितना है उसका, हमने फेयर रेंट देखा जो मार्केट में, जो लोकली में, लोकल एरिया में सेम प्रॉपर्टी रेंट पे जा रही, तो वो 15,000 पे जा रही। पर अपना स्टैंडर्ड रेंट, जो स्टैंडर्ड रेंट है वो कितना है 12। तो हम क्या करेंगे, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, जिसमें से वो हायर है वो लेंगे कि म्युनिसिपल वैल्यू इतनी है अपनी प्रॉपर्टी की, म्युनिसिपल वैल्यू समझो 10,000 है, म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 है और उसमें से हम फेयर रेंट ले रहे कि जो लोकल अथॉरिटी। अब म्युनिसिपल वैल्यू अभी हो सकता है कि मार्केट के हिसाब से नहीं है, 2-3 साल में मार्केट बहुत अच्छा हो गया वो एरिया का, तो ऐसा हो सकता है ना कि म्युनिसिपल वैल्यू अभी भी 10,000 है, पर लोकल एरिया में सेम प्रॉपर्टी 15,000 रुपए पर मंथ किससे जा रही है, रेंट पे। सेम प्रॉपर्टी 15,000 पर मंथ से जा रही है रेंट पे, पर 15,000 बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो इसके वजह से स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट ला गया, उसमें आ गया 12,000। तो 12,000 ही हम वो प्रॉपर्टी से ज्यादा रिकवर कर सकते हैं, 12,000 ही रिकवर कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी से रेंट, एज अ रेंट। समझा? फिर से एक बार देखो, ये देखो म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब 10,000, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी ने उसकी वैल्यू देके रखी है, म्युनिसिपल वैल्यू है 10,000।
पर मंथ बोल रहे हैं अपन, समझो एग्जांपल है म्युनिसिपल वैल्यू 10,000। अब फेयर रेंट क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर एरिया में कितना रेंट कलेक्ट करके दे रही है, तो 15,000 दे रही है। सिमिलर एरिया में सिमिलर प्रॉपर्टी कितना रेंट कलेक्ट करके दे रही है, 15,000 दे रही है। अब म्युनिसिपल वैल्यू पुराना भी हो सकता है, ये ओल्ड भी हो सकता है कि मार्केट बहुत अच्छा डेवलप हो गया है वो एरिया का, तो उसका रेंट बढ़ गया और उसका रेंट हो गया 15,000 रुपए पर मंथ। पर गवर्नमेंट ने फिर से एक एक्ट लाया, समझो कि स्टैंडर्ड रेंट की बहुत ज्यादा एक्सेस रेंट कलेक्ट हो रहा है ओनर से। मार्केट अच्छा है, मार्केट में अच्छा मतलब शॉप है समझो, और गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये शॉप रेंट पे जाना चाहिए, पर ये रेंट है ना 12,000 तक ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा गया तो वो ओनर फालतू में लूट रहा है उससे पैसे। तो 12,000 ही उसका स्टैंडर्ड रेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोल देंगी कि देखो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से विच एवर इज हायर लो, और स्टैंडर्ड रेंट तक उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो। मतलब इसमें से जो हायर लेना है वो ले लेने का, जो वैल्यू आई और स्टैंडर्ड रेंट देखने का, इसमें से जो लोअर है वो आ जाएगा अपना एक्सपेक्टेड रेंट, इसमें से जो लोअर है वो आ जाएगा अपना एक्सपेक्टेड रेंट। समझा इतना? तो ये हो गया अपना एक्सपेक्टेड रेंट, ये हो गया अपना एक्सपेक्टेड रेंट। अब बात करते हैं एक्चुअल रेंट की। तो एक्चुअल रेंट में तो हमने अब भी पढ़ लिया कि एक्चुअल रेंट में रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। तो ये वैसे का वैसा लिख दो, रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, ये आ जाएगा अपना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब देखो एक्सपेक्टेड रेंट तो डिसाइड हो गया, पर हमने एक्चुअल में रेंट है ना बहुत कम रिसीव कर लिया। एक्चुअल में रेंट समझो 8,000 ही रिसीव कर लिया हमने। चलो एग्जांपल ले ही लेते हैं। अब ये देखो फेयर म्युनिसिपल वैल्यू है 10,000, फेयर रेंट है अपना 15,000 और स्टैंडर्ड रेंट है अपना 12,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ जाएगा अपना, एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 12,000। इसमें से अपने को हायर लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो हायर है 15,000, पर स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट बोल रहा है कि तू इससे 12,000 ही कलेक्ट कर सकता है, तो अपने को एक्सपेक्टेड रेंट 12,000 तक रेस्ट्रिक्ट कर देना पड़ेगा। तो 12,000 इसका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, पर हमने एक्चुअल में रिसीव किया 8,000। एक्चुअल में रिसीव किया कितना, 8,000। तो देखो 8,000 रिसीव किया। अब क्या बोलता है, जो GAV है ना, मैंने क्या बोला था, कैपेसिटी चेक करनी अपने को, वो प्रॉपर्टी में कितनी कैपेसिटी जनरेट करने की। तो विच एवर इज हायर, तूने भले ही 8,000 रुपए रेंट कलेक्ट किया, पर जो कैपेसिटी है वो 12,000 है, उसकी कैपेसिटी 12,000 है, तो तेरे को टैक्स भी 12,000 से भरना पड़ेगा। मतलब अपने को GAV भी 12,000 लेना पड़ेगा। तो GAV मतलब हायर ऑफ, एक तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या फिर एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि कैपेसिटी टैक्सेबल है, क्योंकि कैपेसिटी हम टैक्सेबल कर रहे हैं। तो देखो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा, फेयर रेंट लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे, जिसमें से हायर है वो अपना आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। पर एक्सपेक्टेड रेंट अपने को रेस्ट्रिक्ट करना है स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट अपना आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल में रेंट हमने कम रिसीव किया, तो पर HP में क्या टैक्सेबल होता है, कैपेसिटी। तो अपने को जो हायर है वो अपन टैक्सेबल कर देंगे, समझो ये एग्जांपल में 12,000 अपने को दे रहे और हम 13,000 ले रहे हैं, उससे 13,000 ले रहे हैं, तो अपना टैक्सेबल आ जाएगा 13,000 रुपए। समझा? अब आप बोलोगे कि स्टैंडर्ड रेंट से ये ज़्यादा कैसे आ सकता है, स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड करके रखा है गवर्नमेंट ने। वो अगर जब जाएगा केस उसका होगा कि अपन इतना रेंट कलेक्ट नहीं कर सकते, वो डिस्प्यूट का मैटर है, हम 13,000 ले रहे ना, हायर लेना है ना अपने को, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से हायर लेना है ना, तो 13,000 ले लेना भाई तू, अपने को HP कैलकुलेट करना है ना, तो 13,000 ले ले। क्यों डिस्प्यूट में जाना है कि अपने को 12,000 से इधर ज्यादा रेंट कलेक्ट कर लिया, नहीं ना, मत सोच इतना आगे का।
चलो इतना हो गया कि जीएवी मतलब क्या, हायर लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्सपेक्टेड रेंट में क्या आता है, एक तो फेयर रेंट आ जाएगा और म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएंगे, इसमें से जो भी हायर है वो अपना एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। पर इसमें दिक्कत आती है स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट की। तो अगर ये जो रेंट है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इसको अपने को रेस्ट्रिक्ट करना है स्टैंडर्ड रेंट, इसको अपने को रेस्ट्रिक्ट करना है स्टैंडर्ड रेंट, तो ये आ जाएगा अपना एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, मतलब जो रिसीव्ड है जो रिसीवेबल है उसमें से अनरियलाइज रेंट अपने को माइनस कर देना है, ये अपना आ जाएगा एक्चुअल रेंट और विचेवर हायर अपने को ले लेने का है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझा इतना? समझा इतना? अब आगे बढ़ते, चलो एक बार कुछ एग्जांपल ले लेते मस्त मस्त इसके। भाई एग्जांपल सॉल्व करने को अपने को एग्जांपल लिखो। कालीन भैया, ये नो कालीन भैया, अगर कालीन भैया नहीं पता होंगे आपको तो आप अच्छी आपकी जिंदगी। अगर कालीन भैया पता होंगे आपको तो भाई आपकी जिंदगी देख लो। अब क्या बोलना चाहता हूं मैं, अरे कालीन भैया, आपने मिर्जापुर वाले कालीन भैया, मिर्जापुर नहीं देखी आपने? अच्छा ही नहीं देखी, मत देखो, अटेम्प्ट आता है अपना। कालीन भैया ओन्स फायर हाउस एंड ऑल आर लेट आउट। ऑल आर लेट आउट तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी, देखो ये देखो, पर्टिकुलर में से लिखो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ लो, और ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। यहाँ पे उस प्रॉपर्टी 1 इधर लिखो 80,000, 90,000, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट ही नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, और ये आ जाएगा 72,000। के बाद में 2 में आ जाएगा, 2 से हाउस प्रॉपर्टी 2, ये लो 55,000, 60,000, 75,000 और 72,000। के बाद में 3 हाउस प्रॉपर्टी एंड म्युनिसिपल वैल्यू 65, फेयर रेंट भी 65, स्टैंडर्ड रेंट 58 और एक्चुअल रेंट 60,000। बाद में प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसका आएगा 24,000, 25,000, रेंट कंट्रोल एक्ट नॉट एप्लीकेबल, ये लिखो 30,000। उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 5 ये आ जाएगा 80,000, उसके बाद आएगा 75,000, उसके बाद 78, आ जाएगा अपना 72,000। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है जीएवी, अपने को निकालना है जीएवी। जीएवी निकाल लेते हैं अपन फटाफट। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या कंपेयर करना पड़ेगा, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से ज़्यादा कौन है, ये फेयर रेंट में, और म्युनिसिपल वैल्यू में से ज़्यादा है 90,000, और 90,000 अपने को स्टैंडर्ड रेंट तो नहीं दिया है तो नॉट एप्लीकेबल, मतलब स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, रेंट कंट्रोल एक्ट है ही नहीं वो जगह में, तो ये आ रहा है अपना 72,000। तो विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा अपने को, तो ये आ जाएगा 90,000। इसमें फटाफट सॉल्व करो, इसमें से म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट है ज़्यादा कौन सा, ये स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 75,000, तो ये स्टैंडर्ड रेंट इससे ज़्यादा है तो अपने को कुछ दिक्कत नहीं, ज़्यादा रहा तो कुछ दिक्कत नहीं, अपने को फेयर रेंट दे दिया है ना 60,000, तो चलो 60,000 और 72,000 अपने को रिसीव्ड और रिसीवेबल है 72,000, तो अपना विच एवर इज हायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 72,000, ये आ जाएगा अपना 72,000। उसके बाद में 65,000, तो विच एवर इज हायर का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो 65,000 और 58 स्टैंडर्ड रेंट है अपना 58,000, तो अपने को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेंट, तो 58 आ जाएगा अपना एक्सपेक्टेड रेंट, और रिसीव्ड अपना कितना है 60,000, तो ये आ जाएगा 60,000 जीएवी। उसके बाद में 24,000 अपना म्युनिसिपल वैल्यू
25,000 अपना फेयर रेंट है, विच एवर डिजायर, मतलब 25,000 लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेंट है, नहीं देके रखा है तो रेस्ट्रिक्ट का सवाल नहीं आता, तो 25,000 अपना आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट अपने को कंपेयर करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 30,000, आ जाएगा 30,000। उसके बाद में 80,000, 75,000, तो विच एवर इज हायर, म्यूनसिपल वैल्यू 80,000 देखी रखी, तो म्यूनसिपल वैल्यू लेने पड़ेंगे अपने को एक्सपेक्टेड रेंट, पर रेस्ट्रिक्ट हो गया है 78,000, तो 78,000 आ जाएगा अपना एक्सपेक्टेड रेंट। और 78,000 और 72,000 में से विच एवर इज हायर, तो लेना पड़ेगा अपने को 78,000, 78,000 आ जाएगा यहाँ पे अपना GAV, अपना आ जाएगा GAV। समझा कैसे कैलकुलेट करना है सब। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, विच एवर इज हायर लिखा है ना। अब एक दिक्कत आएंगी कब, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक्चुअल रेंट अगर कम रहा एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट अपना GAV मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट अपना GAV मान लेंगे। पर अगर ये ड्यू टू वैकेंसी हुआ है, ड्यू टू वैकेंसी हुआ है, तो यहाँ पे GAV अपना आ जाएगा एक्चुअल रेंट, GAV अपना आ जाएगा एक्चुअल रेंट। तो देखो, एक तो अपने को कंपेयर करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट यहाँ पे रिसीव्ड और रिसीवेबल मत देखो, बस एक्चुअल रेंट देखने का अपने को। और किस केस में, जिसमें वैकेंसी आ गई, उस केस में अपने को एक्चुअल रेंट देखना है और एक्सपेक्टेड रेंट देखना है। एक्चुअल रेंट अगर वैकेंसी की वजह से कम है, तो अपने को एक्चुअल रेंट अपने को GAV कंसिडर करना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया अपना यहाँ तक। अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन फॉर्मेट पढ़ रहे थे, जिसमें से अपना हो गया GAV में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, और उसमें आ गए हम, और उसमें पढ़ा एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। अब अनरियलाइज रेंट मैंने क्या बोला था, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो अपने को वहां से माइनस करना पड़ेगा। अब ये कंडीशन क्या है ये लिख लेते हैं। आप लिख लेते हैं एक बार। अनरियलाइज रेंट मतलब क्या होता है, फर्स्ट तो अनरियलाइज रेंट मतलब रेंट का बैड डेब्ट्स, अनरियलाइज रेंट मतलब रेंट का बैड डेब्ट्स। अनरियलाइज रेंट तो लिख लेते हैं बैड डेब्ट्स, मेरे को समझ में आ जाता। बैड डेब्ट्स तो रेंट which is not recovered, not recovered by owner from tenant, deductible while calculating actual rent only if following condition satisfied, फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ही हम डिडक्ट करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, बोनाफाइड टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। सेकंड पॉइंट,
tenant should be tenant should be should have tenant should have vacated the H. Third condition, such tenant should not occupy any other HP of same assessee. Or 4 point, reasonable steps should have been steps should have been taken for recovery of unrealized rent. Recovery of unrealized rent. तो ये चार अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तभी अपने को यहाँ से अनरियलाइज रेंट माइनस करना पड़ेगा, तभी अपने को यहाँ से अनरियलाइज रेंट माइनस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में अगर दिया नहीं है कि कौन से स्टेप अगर जो सेटिस्फाई हुई है वो मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन ने, वो मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन ने, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि क्वेश्चन ने अगर इफ क्वेश्चन not mention if question not mention anything about condition assume condition is सेटिस्फाइड। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला कि कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं, क्वेश्चन ने अगर कुछ भी नहीं बोला कि कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाइड है और अनरियलाइज रेंट यहाँ से हम माइनस कर देंगे, अनरियलाइज रेंट यहाँ से माइनस कर देंगे, अनरियलाइज रेंट यहाँ से माइनस कर देंगे। समझा इतना? और एक दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ये थोड़ा अलग पेन से लिखो। एज पर ITR फॉर्म्स अनरियलाइज्ड रेंट कैन बी reduce from GAV। तो जो ITR फॉर्म्स आ रहे हैं अभी, जो अपन ITR भरते हैं उसके बाद में एक ITR फॉर्म होता है, उसमें क्या हो रहा है कि अनरियलाइज रेंट जो है वो GAV में से डायरेक्ट माइनस करके दे रहे हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन के वक्त जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है वहां से माइनस कर देते हैं, पर जो ITR के फॉर्म्स आ रहे हैं अभी उसमें डायरेक्ट GAV में से अनरियलाइज रेंट माइनस हो क्या है। ये अपने को नहीं पता क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पर गवर्नमेंट ने या अब GAV में से भी अनरियलाइज रेंट माइनस कर सकते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अपने को एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, अपने को एग्जाम में दोनों तरीके से लिख के आना पड़ेगा। फर्स्टली अपने को ऐसे सॉल्व करना है कि एक्सपेक्टेड रेंट निकालो और एक्चुअल रेंट निकालो और उसके बाद में अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट में से माइनस कर देना पड़ेगा और पूरा आंसर आने के बाद नीचे एक नोट लिखने पड़ेगी कि अदरवाइज
अगर साइमल्टेनियसली अपन सॉल्व करें तो हम अनरियलाइज रेंट जो है वो GAV में से भी माइनस कर सकते हैं। अब आप ये पूछोगे तू ऐसे डायरेक्ट कैसे बोल रहा है कि हम GAV में से माइनस करें, हम तो ITR नहीं फाइल किए अब तक, हमको कैसे पता कि ITR में कैसे हो सकता है, और ICAI ने भी कुछ बताया नहीं है। तो ICAI ने उनके मॉडल के जो आंसर्स है उनमें डायरेक्टली मेंशन करके रखा है कि ITR फॉर्म में GAV में से अनरियलाइज रेंट माइनस हो रहा है, तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये ICAI ने उनके आंसर में एक एक नोट देके रखी है हर एक क्वेश्चन में जहां पे अनरियलाइज रेंट आ रहा है, तो अपने को भी वैसा ही करना पड़ेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस मत करो, एक्चुअल रेंट में से ही माइनस करो। नीचे नोट लिख के आनी है अपने को कि GAV में से भी अपन अनरियलाइज रेंट माइनस कर सकते हैं। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना। चल आगे बढ़ते थे। अब देखो ये हो गया अपना। अब बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं ग्राउंड में अपने। अब देखो प्रॉपर्टी है ना, चार टाइप्स की होती है। कितने प्रॉपर्टी है ना, चार टाइप्स की होती है। एक तो ये रफ में है, ये मत लिखो, ये बस समझ लो। एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक होती है अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी, और ये होती है डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। एक होती है डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। तो देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब जहाँ पे अपन रह रहे हैं, जहाँ पे अपन रह रहे हैं उसको बोलते हैं हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? वो खाली पड़ी है, अपनी ही है पर खाली पड़ी है। अब मेरे पास अगर एक मुंबई में घर है मेरा, और वहाँ पे मेरी एक प्रॉपर्टी है और वहाँ पे खाली रख दी मैंने प्रॉपर्टी, वहाँ पे नहीं रह रहा हूँ मैं। अगर कुछ जॉब कर रहा है मेरे को, तो जॉब के लिए मैं नोएडा चला गया या दुबई चला गया, और ये प्रॉपर्टी ऐसे ही खाली पड़ी है, कोई भी नहीं रह रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं रह रहा है यहाँ पे। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं हम अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब क्या है? जो रेंट पे देके रखी है उसे हम बोलेंगे रेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी जो रेंट पे देके रखी। डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब क्या? हम मान लेंगे कि ये प्रॉपर्टी आपने रेंट पे देके रखी है। अगर नहीं है देके रखी हो रेंट पे, फिर भी हम मान लेंगे कि ये रेंट पे देके रखी। क्या? अगर रेंट पे देके नहीं भी रखी होंगी ये प्रॉपर्टी, फिर भी गवर्नमेंट मान लेगा कि ये प्रॉपर्टी रेंट पे देके रखी है। समझा? चलो ये हो गया एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। ये चार केस हो सकते हैं। अब ये देखो अपना फॉर्मेट क्या बोलता है सॉल्व करते समय? अपने को GAV निकालना है, उसके बाद में म्यूनिसिपल टैक्स उसमें से माइनस कर देने के, और NAV निकालने का है। अब GAV नहीं रहा तो म्यूनिसिपल टैक्स भी नहीं हटा सकते, NAV भी अपना जीरो आ जाएगा, और उसके बाद में डिडक्शन में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन NAV का लेना है तो NAV का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं ले सकते अगर यहाँ पे NAV कुछ नहीं रहा तो। और उसके बाद में अपन इंटरेस्ट ऑन लोन ले सकते। अब कैसे देखो, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहा ना, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहा तो क्या बोलता है देखो, वेयर प्रॉपर्टी इज SOP मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो एनुअल वैल्यू will be nil up to 1 or 2 HP, up to 1 or 2 property self
ऑक्यूपाइड बाय हिम। देखो जो एसओपी प्रॉपर्टी, जो एसओपी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर जो उसको वैल्यू लेनी है, एनुअल वैल्यू लेनी है अपने को, एनुअल वैल्यू नील लेनी की कितने पर, मतलब अप टू 2 प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और उधर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब मैं खुद रह रहा हूं यहाँ पे, मतलब मैं खुद रह रहा हूं यहाँ पे, तो उसकी एनुअल वैल्यू अपने को नील लेने की, एनुअल वैल्यू उसकी नील लेने की, एनुअल वैल्यू उसकी नील लेने की। और उसके बाद अगर मेरे पास 2 प्रॉपर्टी, तो मैं 2 प्रॉपर्टी तक इसकी एनुअल वैल्यू नील ले सकता हूँ, इसकी 2 प्रॉपर्टी का तक एनुअल वैल्यू नील ले सकता हूँ। पर अगर मेरे पास तीसरी प्रॉपर्टी, तो इसको हम डीम लेट आउट मान लेंगे, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे, और उसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू नील मानना है अपने को, तो यहाँ पे देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड का अगर कैलकुलेशन करने लगे अपने को, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाएगा, समझो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी हमने नील ले ली, तो म्युनिसिपल टैक्स भी इसमें से माइनस आ जाएगा, तो अपन यहाँ पे माइनस में फिगर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपने को नेट जो एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू जो है, नेट एनुअल वैल्यू जो है, नेट एनुअल वैल्यू जो है अपने को नील आ जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो केस है उसमें ये नेट एनुअल वैल्यू अपना नील आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू नील आ जाएगा। 2 प्रॉपर्टी तक, 2 HP तक अगर अपने पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो 2 प्रॉपर्टी तक हम अपने को वो नेट वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू उसका नील लेना पड़ेगा। तो जहां पे भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आया, तो उसमें बस ये 2 एक ही वैल्यू आ सकती, उसमें बस ये एक ही वैल्यू आ सकती, उसमें बस एक ही वैल्यू आ सकती, क्योंकि ये भी 30% ऑफ NAV निकालना है अपने को, 30% ऑफ NAV, तो NAV ही अपना नील आ गया, NAV अपना नील आ गया, तो ये 30% NAV कहां से निकालेंगे, तो ये भी अपना यहाँ पे नील हो जाएगा, और अपने को बस बचेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ही अपना बचेगा। तो अपने को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रही, तो ये सारे अमाउंट अपने नील हो जाएंगे, सारे अमाउंट अपने नील हो जाएंगे, और बचेगा बस ये, बचेगा बस यही एक बचेगा अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो जिसका लिमिट है 2, जिसका लिमिट है 2, मतलब 1 या 2 अपने पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो उसी के केस में अपन ये कंसिडर करेंगे। अगर मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी है, 2 से ज्यादा मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी है, या फिर मेरे पास एक प्रॉपर्टी जो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरी अपनी लेट आउट प्रॉपर्टी जो मैंने रेंट पे देके रखी है, तो इसका भी मैं नील ले सकता हूँ क्या, नेट एनुअल वैल्यू? अरे नहीं भाई, तूने लेट आउट करके रखी है प्रॉपर्टी, लेट आउट मतलब तू इससे इनकम जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे तू इसका नेट एनुअल वैल्यू नील नहीं ले सकता, नेट एनुअल वैल्यू इसका नील नहीं ले सकता, क्योंकि तूने रेंट पे देके रखी है प्रॉपर्टी। पर अगर ये तेरी पास प्रॉपर्टी है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसमें कोई भी नहीं रह रहा है, तो 2 प्रॉपर्टी तक हम इसका एनुअल वैल्यू नील ले सकते हैं। और इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आ गई, थर्ड प्रॉपर्टी आ गई, तो इसको अपन डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे, इसको अपन डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। समझा इतना? समझ में आया क्या? तो देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रही तो नेट एनुअल वैल्यू नील आ जाएंगी, डिडक्शन भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में 30% ऑफ NAV भी अपना नील आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी डिडक्शन नहीं है, NAV की अमाउंट ही नहीं है, तो डिडक्शन भी नहीं आएगा, उसमें बस आएगा फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। समझा इतना? देखो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, देखो annual value will be nil up to 1 or 2 HP self occupied by him, self occupied by the assessee, तो वहां पे अपन एनुअल वैल्यू नील मान लेंगे, एनुअल वैल्यू नील मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखो प्रोवाइडेड नो अदर benefits, no other benefits is derived, no other benefit is derived by the owner from such property, तो कोई भी प्रकार का दूसरा बेनिफिट इससे, ये प्रॉपर्टी से उसको नहीं होना चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसको हम लेट आउट भी नहीं मान सकते, इसको हम डीम लेट आउट भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 2 प्रॉपर्टी तक अपने को
एनुअल वैल्यू नील मान लेने का है, एनुअल वैल्यू नील मान लेने का है। पर अगर ये रेंट पे चढ़ा के रखी हो कि 2 प्रॉपर्टी और इसमें से मैं तो एक में तो खुद रह रहा हूँ और जो सेकंड प्रॉपर्टी वो रेंट पे लेके रखी है, मैंने रेंट पे लेके रखी, तो उसको हम लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे और उसके ऊपर जेवी एनएवी सब आ जाएगा इसमें, समझा? देखो लिखो यहाँ पे फिर हम, इफ मोर देन 2 प्रॉपर्टी, more than 2 house property as SOP or unoccupied property, unoccupied, then up to 2 HP annual value will be nil, और जो अबाउट 2 HP है, HP इसको हम मान लेंगे डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी उसको मान लेंगे। अब यहाँ पे अब आप ये बोलेंगे मेरे पास अगर 3 प्रॉपर्टी, मेरे पास अगर 3 प्रॉपर्टी, तो इसमें से हम लेट आउट कौन सी मान लेंगे, इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कौन सी मान लेंगे, इसमें से लेट आउट कौन सी मान लेंगे, इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड कौन सी मान लेंगे? तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये अपन कैलकुलेशन करेंगे पूरा एचपी का। अगर सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने हमारे लेट आउट कर देते, अगर सारी प्रॉपर्टी, ये तीनों की प्रॉपर्टी अगर हम लेट आउट कर देते तो इसके ऊपर कितना इनकम जनरेट होता, और जितना इनकम जनरेट हुआ इसमें से सबसे कम इनकम किसका है, सबसे कम इनकम किसका है, समझो। अब यहाँ पे समझो अप्रोक्स अपन इधर एचपी लेते हैं, अपन यहाँ पे 5 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए, यहाँ पे 12 रुपए एचपी जनरेट हो रहा है। सारी प्रॉपर्टी अगर लेट आउट कर देते, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रही, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रही, तो उसका एनएवी भी नील आ जाएगा, उसका म्युनिसिपल वैल्यू नील आ जाएंगे, यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी नील आ जाएगा उसका। तो उससे उधर तो कोई अपने को चांस नहीं ना इनकम कमाने का। जो भी आ जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, जिसकी अमाउंट माइनस में होंगी, जिसकी अमाउंट ऑलरेडी माइनस में होंगी, क्योंकि अपने को लेस करना है और लेस होने के बाद वो माइनस में आ जाएगा अपने को। तो यहाँ पे देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में बस इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, तो वहां पे वैल्यू तो निगेटिव में चले जाएंगे। अब लेट आउट प्रॉपर्टी करके देखिएगा अपने को, तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन है कि अपन कौन सी प्रॉपर्टी भी लेट आउट कर सकते हैं इसमें से, दोनों में से। अगर मेरे को ये लेट आउट करना है तो लेट आउट कर सकता है, जो अगर मेरे को ये लेट आउट करना है तो मैं ये लेट आउट कर सकता, ये दोनों फिर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकता मेरी प्रॉपर्टी। अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड रखनी है दोनों, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड रख लो और इसको लेट आउट कर दो, ऐसा भी ऑप्शन है। या फिर मेरे को ये ऐसा कोई भी अल्टरनेटिव अपन यूज कर सकते हैं। तो अपने को ये चेक करने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि लेट आउट प्रॉपर्टी में से इनकम कितना हो रहा है। लेट आउट कर देते अपन ये तीनों प्रॉपर्टी, तो उससे इनकम कितना हो रहा है, और जिसमें सबसे कम इनकम हो रहा है, जिसमें सबसे कम इनकम हो रहा है वो अपन लेट आउट मान लेंगे। अब मेरे को ये बताओ, 3 प्रॉपर्टी मेरी, इसमें से मेरे को आ रहे 6 रुपए, इसमें से आ रहे मेरे को 5 रुपए, इसमें से आ रहे मेरे को 10 रुपए। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर मैं लेट आउट कर देता हूँ, ये 3 प्रॉपर्टी मेरे पास, मेरे को नहीं पता कौन सी प्रॉपर्टी मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मेरे को नहीं पता इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लेट आउट है, मेरे को नहीं पता इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी डी लेट आउट है। पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, तू 2 प्रॉपर्टी तक तेरा एनुअल वैल्यू नील ले सकता है, 2 प्रॉपर्टी तक तू एनुअल वैल्यू नील ले सकता है। अब मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैं किसका एनुअल वैल्यू नील लूँ। अगर मैं नील ले लिया एनुअल वैल्यू, तो उसके ऊपर मेरे को टैक्स भरने को नहीं आएगा, तो मेरा टैक्स बच जाएगा वहां पे। अब मेरे को नहीं पता कौन सा वैल्यू लेने का है। अब इसमें से अगर ये मैं सारी प्रॉपर्टी लेट आउट कर देता, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाती, सारी की सारी लेट आउट कर देता, डीम लेट आउट हो जाती है प्रॉपर्टी, तो उससे मेरे को 6 रुपए आ सकता था, 5 रुपए आ सकता था, या 10 रुपए आ सकता था। अगर मैं तीनों प्रॉपर्टी अगर लेट आउट कर देता, तीनों प्रॉपर्टी लेट आउट कर देता, तो इससे 6 रुपए आ सकता था, इससे 5 रुपए आ सकता था, इससे 10 रुपए आ सकता था। अब मैंने अगर 5 रुपए मेरा डीम लेट आउट मान लिया, 5 रुपए अगर डीम लेट आउट मान लिया, तो ये मेरी बन जाएंगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये दोनों मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन जाएंगी, और इसका सारा का सारा नील आ जाएगा, इसका सारा नील आ जाएगा, एनुअल वैल्यू नील आ जाएगा। तो इसके ऊपर मेरे को टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर मेरे को टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। ये 5 मेरा आ जाएगा इनकम, एचपी का इनकम आ जाएगा, ये 5 मेरा एचपी का इनकम आ जाएगा, और नेट एनुअल वैल्यू ये आने के बाद इसके ऊपर मैं टैक्स पे करूंगा, इसके ऊपर टैक्स मैं पे करूंगा।
तो ये ऑप्शन हमेशा एसएससी के पास होता है कि तेरे को कौन सा लेट आउट करना है, डीम लेट आउट मानना है, और तेरे को कौन से दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेने की। सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेने के उस पर टैक्स नहीं भरने का, क्योंकि उसकी एनुअल वैल्यू नील आ जाएंगी, और जो बची हुई प्रॉपर्टी जिसके ऊपर उसको टैक्स पेबल आ जाएगा, जिसका नेट वैल्यू अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, जो सबसे कम वैल्यू है, जिसका सबसे कम नेट एनुअल वैल्यू आ रहा है, वो हम कंसिडर कर लेंगे और उसको हम एचपी में कंसिडर कर लेंगे, और जो बाकी के दो प्रॉपर्टी वो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंसिडर कर लेंगे। समझा? इसका ऊपर एक क्वेश्चन है, तब आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो ऑप्शन है वो हमेशा एसएससी के पास है, ये एसएससी के पास है। तो 2 HP as SOP and other DLOP। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है विथ एसएससी, और यहाँ पे चेंज एवरी ईयर in any manner, beneficial to SEC, बेनिफिशियल टू एसएससी। तो कोई भी ऑप्शन ले सकता है वो, उसको फर्स्ट प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फर्स्ट ले लो, दो कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकता है, उसके बाद में जो बची वो लेट आउट कर सकता है। और ये कैलकुलेशन हम ऐसे मान लेंगे कि सारी प्रॉपर्टी लेट आउट है, उसमें से सबसे कम इनकम जो आ रहा है उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसको हम लेट आउट मान लेंगे, और जो बची वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे टैक्स प्लानिंग के हिसाब से। हो गया इधर तक? तो हम कहाँ थे हम ये फॉर्मेट पढ़ रहे थे जिसमें हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू पढ़ लिया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विचएवर इज हायर में से आ जाएगा अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब क्या होता है, एक तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विचएवर इज हायर अपना एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे, पर जहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट आ जाएगा वहां पे अपना स्टैंडर्ड रेंट तक ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो एक तो हायर लेना पड़ेगा अपने को फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विचएवर इज हायर अपने को लेना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंसिडर करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड रेंट और जो ऊपर का वैल्यू है विचएवर इज लोअर अपने आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू आने के बाद अपने को एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल और उसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस करके अपने को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा अमाउंट ज्यादा है, वो अपन GAV कंसिडर कर लेंगे। अब अनरियलाइज रेंट माइनस करने के अपने को 4 कंडीशन दे के रखी है, वो अपन ने पढ़ी थी कि टेनेंसी बोनीफाइड होनी चाहिए, टेनेंट शुड बी वैकेटेड द HP, उसने घर खाली कर देना चाहिए, उसी एसएससी के दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में वो टेनेंट रेंट पे नहीं आना चाहिए, और उसके बाद में एसएससी ने जो स्टेप्स है रिकवरी के वो प्रॉपर स्टेप्स उसने कंसिडर स्टेप्स लेने चाहिए, उसके मतलब रिकवरी के लिए जो भी स्टेप्स ले सकता है वो स्टेप्स अगर ली होंगी एसएससी ने, ये अगर 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो ही अनरियलाइज रेंट वहां से माइनस कर देंगे, अदरवाइज अपन माइनस नहीं कर देंगे। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं दिया हो कि अनरियलाइज रेंट के ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है, तो हम मान लेंगे, क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है तो हम मान लेंगे कि ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। उसके बाद में ITR फॉर्म के हिसाब से जो नए ITR फॉर्म आ रहे उसमें GAV में से ही अनरियलाइज रेंट माइनस कर किया जा रहा है। तो हम क्वेश्चन में लिखते समय भी अनरियलाइज रेंट तो एक्चुअल रेंट में से माइनस कर देंगे, पर आंसर के नीचे एक नोट लिखेंगे कि अनरियलाइज रेंट जो है वो GAV में से भी माइनस कर सकते हैं। उसके बाद में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका एनुअल वैल्यू हम नील कंसिडर करेंगे, एनुअल वैल्यू हम नील कंसिडर करेंगे, पर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 ही प्रॉपर्टी होना, सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड 2 ही प्रॉपर्टी तक अपन उसका एनुअल वैल्यू नील कंसिडर करेंगे। अगर 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी होंगी तो एसएससी के पास ऑप्शन है कि कौन से 2 प्रॉपर्टी वो SOP कंसिडर करना चाहता है, और जो बची हुई प्रॉपर्टी वो LOP कंसिडर करना चाहता है। LOP का एनुअल वैल्यू नील नहीं हो सकता है, LOP अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। डीम LOP जो डीम रेट ऑफ प्रॉपर्टी उसका भी एनुअल वैल्यू अपने को कंसिडर करना पड़ेगा।
तो ये ऑप्शन असेसी के पास है, असेसी उसके मन चाहे हिसाब से ये पूरा चेंज कर सकता है। समझ में आया? तो उसके बाद हम पढ़ते हैं जीएबी हो गया। अब म्यूनिसिपल टैक्स अपने को माइनस करना है जीएबी में से, तो म्यूनिसिपल टैक्स पढ़ लेते हैं अब। म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल MUNICIPA म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स जिसको प्रॉपर्टी टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स ऐसे भी नाम से बोला जा सकता है, ऐसे भी नाम से बोला जा सकता है। हर साल देखो अपने घर में के पापा वगैरह जो ओनर है वो जाते हैं प्रॉपर्टी टैक्स पे करके आते हैं, उसमें घर पट्टी पानी पट्टी जो भी टैक्स होता है वो पूरे इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है, म्यूनिसिपल टैक्स जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। उसकी रिसिप्ट आती है, उसमें सारा डिवाइड करके देते हैं वो कि किसके लिए कौन सा टैक्स है, क्या रह रहे ये घर में तो इसके लिए इतना टैक्स, जो पानी यूज़ कर रहे हैं इसके लिए इतना टैक्स है, पूरा टैक्स की लिस्ट उसमें दे के रखिए। अगर कभी देखा होगा आपने तो आपको समझ में आ जाता होगा। या फिर आप पापा को या किसी को बोले जो भी म्यूनिसिपल टैक्स पे करता है घर में, उनको बोलने का कि ये म्यूनिसिपल टैक्स की एक बार रिसिप्ट दिखाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टैक्स में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो म्यूनिसिपल टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टैक्स है ऊपर क्या लिखा था हमने, अगर पेड हुआ है, ओनर ने अगर पेड करके रखा है, ओनर ने अगर ये पे करके रखा है तभी ये डिडक्ट करने का है। वहां पे देखो ये फॉर्मेट में निकालो, फॉर्मेट आ गया। देखो म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर। अगर पेड किया होगा, अगर पेड किया होगा, पिछले साल का अभी पेड किया होगा फिर भी अलाउड, अगले साल का अभी भी पेड किया होगा फिर भी अलाउड, इस साल का इस साल में भी पेड कर दिया होगा तभी भी अलाउड, पर ओनर ने पेड करने को ना। अब कोई अगर सीएमए का देख रहा होगा, सीएमए का अगर लेक्चर देख रहा होगा, सीएमए का पढ़ाई करके ये लेक्चर देख रहा होगा, तो सीएमए की केस में जो एडवांस टैक्स है, मतलब अगले साल का प्रॉपर्टी टैक्स अगर इस साल में पे कर रहे होंगे तो वो हम डिडक्ट नहीं करते। पर आईसीए जो हमारा सीए का इंस्टीट्यूट है वो डायरेक्टली कंसिडर करता है कि जो भी टैक्स ओनर ने पे किया है वो हम डायरेक्टली यहाँ से माइनस कर देंगे। हम एडवांस में पे किया है, पिछले साल का पे किया है, हम ये चेक नहीं करेंगे, जो पेड किया है वो डायरेक्टली माइनस कर दो। पर सीएमए का जो इंस्टीट्यूट है अपना, तो जो एडवांस टैक्स अगर एडवांस में अगर टैक्स पे कर देते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स अगर एडवांस में पे कर देते तो वो यहाँ पे हम अपन माइनस नहीं करते, वो यहाँ पे अपन माइनस नहीं करेंगे। चलो यार लिख लेते सारे पॉइंट। म्यूनिसिपल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, पेमेंट बेसिस और कैश बेसिस, इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस और कैश बेसिस। तो प्रीवियस ईयर का भी पे किया तो अलाउड है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का भी पे किया तो भी अलाउड है। कोई भी अगर एडवांस में पे किया, चलो ये प्रीवियस ईयर का पेड किया, अगर एडवांस में अगर पे किया तो आईसीएआई, अपना आईसीएआई जो है इंस्टीट्यूट सीए का, वो अलाउड करता है। और जो आईसीएमएआई वो डिसअलाउड करता है इसमें, मतलब डिसअलाउड मतलब ये डिडक्ट नहीं करता है ऐसा। तो ये अपनी लैंग्वेज में लिख लो अगर सीएमए कर रहा हूँ कोई, तो कि वहाँ पे नॉट अलाउड है, तो आईसीआई डिडक्ट करने के लिए अलाउड करता है, और जो सीएमए वाले वो इंस्टीट्यूट नहीं बोलता। तो ये डिस्प्यूटेड है, इतना डीप में अगर नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ये डिस्प्यूटेड मैटर है कि एडवांस जो पेड किया है उसका क्या किया जाए। तो
सीए करने वाले को डायरेक्ट इजी, जो कैश में पे किया है वो डायरेक्ट माइनस कर दो। पेड बाय ओनर नॉट बाय टेनेंट, पेड बाय ओनर नॉट टेनेंट includes service tax and water tax, ये सारे टैक्स में उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन अगर मेंशन कर देता है, इफ क्वेश्चन गिवन टैक्स इन कैश, टैक्स इन कैश अगर कैश में पे कर दिया है तो अपन डिडक्ट कैश फ्रॉम जीएवी, पर अगर अपने को परसेंटेज में दिया है, बट इफ क्वेश्चन इफ गिवन इन परसेंटेज लिखो, इफ गिवन इन परसेंटेज, तो अपने को अब परसेंटेज क्या करेंगे, देखो अपने को यहाँ पे क्या करने का है, यहाँ पे क्या करने का है, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करना है अपने को, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करना है अपने को। तो जीएवी में से अपन अगर कैश में पे कर दिया होगा तो म्यूनसिपल टैक्स डायरेक्ट जो कैश का है वो माइनस कर देंगे। पर अपने को अगर परसेंटेज दे के रखा है, परसेंटेज दे के रखा है, म्यूनसिपल टैक्स इतना पेड कर दिया, तो ये परसेंटेज किसका लेंगे भाई, तो ये परसेंटेज अपन लेंगे म्यूनसिपल वैल्यू का। जो म्यूनसिपल वैल्यू का परसेंटेज है वो अपन कंसिडर करके जीएवी में से म्यूनसिपल टैक्स अपने को माइनस कर देने का है। पर अगर कैश में कैश में अगर पे कर दिया होगा ये म्यूनसिपल टैक्स तो अपन उतना माइनस कर लेंगे। पर ये परसेंटेज में देके रखा है क्वेश्चन में अपने को, तो म्यूनसिपल वैल्यू का अपन परसेंटेज लेंगे, यहाँ पे म्यूनसिपल वैल्यू का परसेंटेज लेंगे, म्यूनसिपल वैल्यू का परसेंटेज लेंगे, वो अपना आ जाएंगे म्यूनसिपल टैक्स और वो अपन जीएवी में से माइनस कर देंगे। तो लिख ले यहाँ पे कहा गया इफ गिवन इन परसेंटेज डिडक्ट परसेंटेज ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू एंड नॉट जीएवी तो जीएवी का परसेंटेज नहीं लेने का अपने को लेना है म्यूनसिपल वैल्यू का परसेंटेज, अपने को लेना है म्यूनसिपल वैल्यू का परसेंटेज। समझा इतना? अब मुझे बताओ अगर ये टैक्स इफ म्यूनसिपल टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, पेड आउटसाइड इंडिया, तो क्या करेंगे, ये अलाउड होगा क्या नहीं, तो दिस डिडक्शंस इज अलाउड, तो ये भी माइनस कर सकते हैं अपन, ये भी अपन माइनस कर सकते हैं। म्यूनसिपल टैक्स जो आउटसाइड इंडिया पे कर दिया है तो वो भी हम माइनस करेंगे, पर वो वहाँ के हिसाब से पे कर दिया, मतलब जीएबी भी वहाँ का आएगा, म्यूनसिपल टैक्स पेड भी वहाँ का आएगा, तो उसका जो अमाउंट है नेट अमाउंट वो अपना वहाँ के हिसाब से आ जाएंगे और उसके बाद में अपन इंडियन रुपीज में करेंसी में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया इतना? समझ में आया क्या? चलो आज का लेक्चर ही स्टॉप कर देते हैं, थोड़े आईटीआर के काम बचे मेरे, इसलिए वजह से 1-2 दिन लेक्चर नहीं आया, ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं, जोर जोर से बात ही इतनी हो रही फ़ोन पे हर एक क्लाइंट से वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक बार नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज भी कर लेंगे ये और चालू कर देंगे अपना नेक्स्ट पोर्शन। और जो भी अगर बच्चे पूछ रहे होंगे कि कितना लेक्चर होगा क्या होगा,
तो यार देखो मेरे को भी नहीं पता ये कितना लेक्चर होगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि कितने लेक्चर जा सकते हैं ये मैं खुद नहीं बता सकता हूँ। पर अगर टाइम कम रहा तो मैं हर एक चैप्टर के मैं खुद नोट्स बना दूंगा पूरे। ये नोट्स अपन क्लास में नहीं लिखेंगे नोट्स में पूरा बना लूंगा और उसके रिवीजन वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, क्वेश्चन भी डाल दूंगा। अगर पॉसिबल हो गया मेरे से तो मैं क्वेश्चन भी डाल दूंगा और उसके रिवीजन वीडियो भी डाल दूंगा। और डिटेल में रहेंगे वो रिवीजन वीडियो, अपन ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकता मैं, तो डिटेल में रहेंगे वो रिवीजन वीडियो भी। अगर टाइम कम रहा तो वो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, तो वो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।